आज हम अध्याय 6 केंद्र सरकार, इस पाठ में हम अध्ययन करने वाले हैं केंद्र सरकार के बारे में। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सरकार किसे कहते हैं, उसके बाद सरकार के कितने अंग हैं, उन अंगों के बारे में बात करते हुए हम उन अंगों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरकार किसे कहते हैं। तो राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहते हैं। जो राज्य होता है, मूर्त मतलब मूर्ति के रूप में, कि उसे एक मूर्त रूप प्रदान करे कि सामने से दिखाई दे कि हाँ ये एक राज्य है। जब तक सरकार नहीं होगी तब तक दिखाई नहीं देगा कि ये राज्य की मूर्त रूप अपने आँखों से ऐसा लगे कि दिखाई दे, वही क्या कहलाता है, मूर्त रूप। तो राज्य को जो मूर्त रूप प्रदान करने वाली जो संस्था होती है वह क्या कहलाती है, सरकार कहलाती है। ठीक है। इसका एक अन्य परिभाषा और हो सकती है जिसको हम कह सकते हैं कि संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके द्वारा किसी देश या संस्थाओं का ऐसा समूह जिनके द्वारा किसी देश या राज्य का शासन संचालित किया जाता है या किया जाता हो, सरकार कहलाती है। फिर से एक बार और सुन सकते हो। संस्थाओं का ऐसा समूह जिनके द्वारा किसी देश या राज्य का शासन संचालित किया जाता हो, सरकार कहलाती है। अब इसके बाद में हम देखते हैं सरकार के अंग, कि सरकार के कितने अंग होते हैं। तो सबसे पहले हम जब सरकार के अंग देखते हैं तो कितने अंग होंगे, इसमें 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं, 3। पहली है व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों अंगों का अपना अलग अलग कार्य होता है। जैसे व्यवस्थापिका का कार्य होता है व्यवस्था करना या कानून बनाना, और कार्यपालिका का होता है कानूनों को लागू करना। न्यायपालिका का होता है दंड देना, या उन कानूनों का सही तरीके से पालन नहीं कर पाते हैं उसे दंड देने का कार्य कौन करता है, न्यायपालिका। या उन्हें अच्छी तरीके से पालन करवाने का कार्य किसका होता है, न्यायपालिका का। ठीक है, समझ गए होंगे। एक व्यवस्थापिका होती है, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। तो हम देखते हैं व्यवस्थापिका 2 प्रकार की होती है। हमारे भारत के संदर्भ में देखेंगे तो व्यवस्थापिका 2 प्रकार की है, एक संघीय व्यवस्थापिका, एक राज्य व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका केंद्र में है और राज्य व्यवस्थापिका राज्य में पाई जाती है। संघीय व्यवस्थापिका को इस संसद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, जिससे आज हम बार बार नाम सुनते हैं, संसद, पार्लियामेंट। तो वो क्या है, संसद संघीय व्यवस्थापिका का ही एक नाम है। इस संघीय व्यवस्थापिका में क्या क्या आते हैं, हम पहले उनकी बात करते हैं कि संघीय व्यवस्थापिका किन से बनती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का संयुक्त रूप क्या कहलाती है, संघीय व्यवस्थापिका कहलाती है। इसके अंदर संघीय व्यवस्थापिका में कौन कौन आते हैं, लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है और राष्ट्रपति। हम इन तीनों का आगे एक एक रूप में हम अध्ययन करेंगे। तो अभी तो बस इतना ही देखो कि संघीय व्यवस्थापिका में क्या क्या आते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। फिर देखते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत भी राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है और मंत्रिपरिषद। आप सोचोगे कि ये व्यवस्थापिका में भी आ गए राष्ट्रपति, कार्यपालिका में भी आ गए।
लेकिन आगे चलकर हम इसका गहराई से अध्ययन करेंगे, तब आपको इन दोनों में डिफरेंट पता चल जाएगा किस तरीके से ये दोनों में आता है कि कानून के रूप में कानून बनाने का कार्य भी करता है और कानून को लागू करने का कार्य भी राष्ट्रपति करता है। तो इस प्रकार से दोनों में आता है। और न्यायपालिका में कौन आ जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। न्यायपालिका में कौन आता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे संघीय व्यवस्थापिका। अब इन तीनों अंगों का बारी बारी से हम अध्ययन करते हैं। तो पहले नंबर पर क्या आती है? संघीय व्यवस्थापिका। बोले तो संसद। तो हमने कहा था संसद का निर्माण लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति तीनों से मिलकर क्या बनती है? संघीय व्यवस्थापिका, या कहें संसद का निर्माण होता है। कि संसद का निर्माण या संघीय व्यवस्थापिका का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति के द्वारा होता है। यह संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 के अंतर्गत इस संघीय व्यवस्थापिका का वर्णन मिलता है। अब संघीय व्यवस्थापिका में हमने देखा कि एक तो है लोकसभा, एक क्या है? लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। तो हम इन दोनों का संयुक्त रूप से हम अध्ययन कर सकते हैं। दोनों में मेजर रूप से जो भी समानताएं और जो भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनके बारे में हम एक तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें हम करेंगे लोकसभा और राज्यसभा की रचना या संगठन किन किन तरीके से या किस किस आधार पर होता है, उनका दोनों तुलनात्मक अध्ययन से दोनों का एक साथ हम अध्ययन करेंगे, जिससे कि समझने में क्या रहेगी? आसानी रहेगी और आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए सदन की, कौन से सदन में कि जो लोकसभा का जो सदन होता है उसको क्या क्या नाम दिया गया है, सदन का जो अन्य नाम क्या क्या है। तो लोकसभा को प्रथम सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, और यह अस्थायी सदन होता है। ये क्या होता है? अस्थायी। समझ में आया कि इसको प्रथम सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। ये तीन नाम है, प्रथम सदन, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन। और यह सदन क्या है? अस्थायी है। अभी बताते हैं कि देखिए जिस सदन को हम आगे चलेंगे, जब इसकी आगे चलते हुए जब इसकी क्या आएंगी कि इसका जो कार्यकाल आएगा तब इसके बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे स्थायी और अस्थायी के। लोकप्रिय के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो जब इसका निर्वाचन के बारे में आएगा, जब हम बताएंगे कि, या चलो अभी बता देते हैं कि लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं। कि लोकप्रिय होता है, लोक का मतलब होता है जनता, लोक का मतलब क्या होता है? जनता, और प्रिय का मतलब क्या होता है? प्यारा लगने वाला। कि जनता को जो अधिक प्रिय लगता है, जनता को जो अधिक प्रिय लगता है उसी का निर्वाचन जनता करती है। अर्थात इस सदन में जितने भी सदस्य होते हैं, लगभग जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जनता किसका निर्वाचन करेगा? जो उसका प्रिय होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लोकप्रिय सदन। ये प्रथम सदन भी है क्योंकि इसमें लगभग राज्यसभा से अधिक शक्तियाँ किसको प्राप्त होती हैं? इसको, इसलिए इसको प्रथम सदन। और निम्न सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी भी भंग हो सकता है। आगे बात करेंगे। अब देखिए इस राज्यसभा के अन्य नाम क्या है? द्वितीय सदन है और ये उच्च सदन है। जब लोकसभा प्रथम सदन है तो ये कौन सा है? द्वितीय सदन। ठीक है। उच्च सदन, और ये स्थायी, मतलब कि ये कभी भी क्या नहीं होता है? भंग नहीं होता है। हमेशा ये
6 वर्ष इसका कार्यकाल है। 6 वर्ष कंटिन्यू लगातार चलता रहता है। 6 वर्ष के बाद भी ये पूर्ण रूप से भंग नहीं हो पाता है, इसलिए कभी भी इसकी सभी सदस्य भंग नहीं होते, इसलिए स्थायी सदन कहलाता है और ये उच्च सदन है। आगे देखिए सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या के बारे में हम बात करेंगे। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में हम बात करते हैं तो मूल संविधान कहते हैं जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय लोकसभा के सदस्यों की संख्या थी 500। कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 500। वर्तमान में अब अधिकतम कितनी हो सकती है? 552। कब से? 1987 में राज्य पुनर्गठन आयोग, गोवा, ये कई राज्य, मणिपुर, जो कई राज्य थे, जैसे गोवा था एक, और उसके बाद में दमन द्वीप जो पुनर्गठन किया गया, दमन द्वीप का जो पुनर्गठन किया गया, तो उसके बाद में ये किया गया कि अधिकतम लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में कितनी है? 545। इसमें राज्यों से तो चुनकर आते हैं प्रत्यक्ष रूप से 530। केंद्र शासित राज्यों कौन सा? दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनसे जो चुनकर आते हैं वो है 20 सदस्य। और 2 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। 2 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। वो किनको मनोनीत करता है? एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करता है। एंग्लो इंडियंस होते हैं जिनके माता पिता में से एक क्या हो? इंग्लैंड का निवासी हो। माता पिता में से किसी एक इंग्लैंड का निवासी हो, उसमें क्या बोलते हैं? एंग्लो इंडियंस। उनमें एंग्लो इंडियंस में से 2 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? मनोनीत तो जानते हो, राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से, वो कोई भी किसी का भी निर्वाचन होकर नहीं आता है, उन 2 में सभी राष्ट्रपति की मन की इच्छा से उनको मनोनीत किया जाता है। अब आता है राज्यसभा की सदस्यों की संख्या। इसमें अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250। वर्तमान में कितने हैं? 245। राज्यों से चुनकर आते हैं 233। और राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति? 12 सदस्यों को। जो मनोनीत करता है वो किस क्षेत्र से? कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, खेल क्षेत्र में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो लोग होते हैं, उनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है राज्यसभा के सदस्य के रूप में। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना। लोकसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत पूछे तो कितने आएंगे? 2 सदस्य। और राज्यसभा के सदस्यों में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये पूछा जाता है तो कितने आएंगे? 12 सदस्य। और ये पूछ लिया जाता है कि संसद में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो 2 राज्यसभा के, 2 लोकसभा के और 12 राज्यसभा के। 2 लोकसभा के और 12 राज्यसभा के सदस्य, कुल मिलाकर कितने हो गए? 14। तो संसद में कुल कितने हो गए? 14। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। आगे देखिए इनकी योग्यता। योग्यता क्या क्या? लोकसभा के सदस्यों की योग्यता है कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष या उससे अधिक। 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखने के लिए। लोकसभा का सदस्य तभी बन सकता है जब उसकी आयु कितनी हो? कम से कम 25 वर्ष। अधिक का कोई क्राइटेरिया नहीं है, अधिक इतनी भी हो सकती है। दूसरी बात, वह भारत का नागरिक हो, विदेशी नहीं बन सकता। विदेशी तभी बनेगा जब वो पहले क्या करेगा?
भारत की नागरिकता ग्रहण करेगा। उसके बाद में किसी भी लाभ के पद पर, लाभ के पद से माने कि वो किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी में नहीं हो। दूसरा, पागल या दिवालिया न हो। पागल मेंटल, दिवालिया दिवालिया जिसके पास में कोई धन, या दिवालिया के रूप में हम बात करें, दिवालिया होता है जिसके पास में कुछ भी नहीं हो, कि वह सरकारी संस्थाओं से अधिक लोन लेकर, कर्जा लेकर उन्हें चुका नहीं पा रहा है, तो वे संस्थाएं उसको दिवालिया घोषित कर देती हैं कि इसके पास में चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वह भी इसका सदस्य नहीं बन सकता। ये इसकी योग्यताएं लोकसभा की। राज्यसभा में और लोकसभा में केवल एक डिफरेंस है। राज्यसभा में केवल आयु 30 वर्ष, न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। लोकसभा में कितनी? 25। राज्यसभा में न्यूनतम आयु 30 वर्ष, अधिक कितनी भी हो, और अन्य तीनों योग्यताएं सेम है। अन्य तीनों योग्यताएं क्या है? सेम है। ये थी आपकी सदस्य संख्या, योग्यता और सदन के अन्य नाम। अब आगे हम बात करते हैं आगे हम फिर बात करते हैं निर्वाचन के बारे में। लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा, कि इसका प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार, प्रत्यक्ष रूप का मतलब जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है, कि जनता प्रत्यक्ष रूप से इनके सदस्यों को वोट डालकर निर्वाचन करती है। और वोट कौन डालता है? जो व्यक्ति वयस्क हो जाते हैं। जो व्यक्ति क्या हो जाते हैं? वयस्क। वयस्क का मतलब जिसकी आयु 18 या 18 वर्ष से अधिक हो, वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं? वयस्क कहलाते हैं। अभी मैंने पीछे बात की थी लोकप्रिय सदन में मैंने बताया था कि ये इसी वजह से कि जनता के बीच में जाएंगे, जनता इनको प्रत्यक्ष रूप से वोट डालकर लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन करती है। तो किसको निर्वाचन करेगी? जो जनता के बीच में अधिक लोगों को प्रिय होगा, इसलिए इस सदन को लोकप्रिय कहा जाता है। प्रत्यक्ष रूप में मतलब प्रत्यक्ष रूप में जनता वोट देकर इन सदस्यों का निर्वाचन करती है। और वयस्क मतलब 18 वर्ष या इससे अधिक सदस्य, इससे अधिक आयु के सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग, प्रत्यक्ष रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। इसलिए क्या कहलाते हैं? इसका निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। इसमें जनता भाग नहीं लेती है। जनता भाग नहीं लेती है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, कि इसमें जनता भाग नहीं लेती है। अप्रत्यक्ष रूप में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि एक इन सदस्यों का एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा निर्वाचन करते हैं। कि हम इसको प्रत्यक्ष कह रहे हैं, इसको अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब इसमें जनता भाग नहीं लेती है, जनता भाग नहीं लेती। इनमें प्रत्यक्ष रूप में जनता भाग लेती है, मतलब कि इसमें कौन भाग लेता है? जनता जिन्हें चुनकर भेजती है। जैसे ये राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं कि राजस्थान में जनता एमएलए को चुनकर भेजती है, विधायक को चुनकर भेजती है। और विधायक जो होते हैं इन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। इनमें वोट कौन डालते हैं?
जो जनता के द्वारा चुने हुए जो विधायक होते हैं वो इनके सदस्यों के क्या डालते हैं, वोट डालते हैं। तो इसलिए ये क्या हो गए, जनता न डालकर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा वोट डाला जा रहा है, वह क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। कार्यकाल, कार्यकाल आ जाता है 5 वर्ष, क्या हो जाता है 5 वर्ष। राज्यसभा का क्या है 6 वर्ष। अब देखिए मैंने पीछे बात की थी, ये अस्थायी सदन है, ये क्या है अस्थायी, कि इसमें लोकसभा के अंदर, लोकसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि लोकसभा में तब तक ही सरकार बनी रह सकती है जब तक उसको पूर्ण बहुमत प्राप्त है। अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को यह सिफारिश कर दे कि अब आगे शासन करना या शासन चलाना संभव नहीं है, तो राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष से पहले भी क्या कर दिया जाता है, लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। कि प्रधानमंत्री की सिफारिश से, प्रधानमंत्री की सिफारिश से राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को क्या कर, लोकसभा को भंग कर सकता है। तो इसलिए कभी भी 5 वर्ष अगर पूर्ण बहुमत है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है और सरकार सही तरीके से चलाई जा रही है, तब तो ये अधिकतम कितने वर्ष कर सकती है, 5 वर्ष। लेकिन अगर बीच में कोई दिक्कत आती है शासन चलाने में और प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। ये कभी भी भंग नहीं होती है, 6 वर्ष तक चलती रहती है और 6 वर्ष के बाद भी भंग नहीं होती है। इसका निर्वाचन ही इस प्रकार से होता है कि ये कभी भंग नहीं होती है। और इस केस राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो इस तरीके से किया जाता है कि इसमें सभी सदस्यों का कार्यकाल एक साथ समाप्त नहीं होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल एक साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन इनका नहीं होता है, क्योंकि जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों का जो इसमें हम देखेंगे जब कभी भी भंग नहीं होते हैं, ये आप लिख लेना 1/3 है, 1/3 सदस्य का कार्यकाल हर 2 वर्ष, हर 2 वर्ष 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद उनका निर्वाचन होता है। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन हर 2 वर्ष के बाद होता है। आप कहोगे कि इनका 6 वर्ष का कार्यकाल है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार। मान लो किसी मानो कि भारत के राज्यसभा के सदस्य कितने बताया हमने, 250 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 250। तो 250 सदस्यों का 1/3 सदस्य कितने हुए, कितने हो गए 1/3, लगभग 83-84 सदस्य हो गए। मान लो 84 सदस्य, कितने सदस्य हो गए, 84 सदस्य। अब 84 सदस्यों का निर्वाचन इस वर्ष हो गया 2020 में। तो उसके बाद में 84 सदस्यों का निर्वाचन कितने, 84 सदस्यों का निर्वाचन होगा 2 वर्ष बाद। कितने,
2 वर्ष बाद, तो ये कितने में होगा, 22 में। उसके बाद में बचे हुए सदस्यों का निर्वाचन कितने में होगा, 2024 में। ठीक है। अब देखो, जैसे ये संपूर्ण निर्वाचन हो जाता है, जैसे ये संपूर्ण निर्वाचन होता है, तो उसके बाद अब इसके बाद 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद में निर्वाचन होगा। देखो किस प्रकार से होगा कि ये 2020 में जिसका निर्वाचन हुआ, 2022 तक कितने साल हो गए, 2 वर्ष। फिर और 84 सदस्यों का हुआ इन 2022 में, तो इन जो 84 सदस्यों का 2024 तक कितने हो गए, 4 वर्ष। कितने हो गए, 4 वर्ष। इन 22 में जो चुने गए उनके 2 वर्ष। अब 24 के बाद 26 में इन 84 वालों के कितने हो गए, 6 वर्ष। कितने हो गए, 6 वर्ष। तो इन 84 का क्या हो जाएगा, इस 2026 में कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और ये नए चुनकर आ जाएंगे। उसके बाद में 2026 में जो ये 22 में चुने गए थे उनके 4 वर्ष हो जाएंगे, और 2028 में इन जो 22 में चुने गए थे उनके 6 वर्ष हो जाएंगे। तो इस 2022 में जो चुने गए थे उनके 2028 में कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से श्रृंखला आगे चलती रहती है और यह कभी भी भंग नहीं होती है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए अधिवेशन के बारे में। अधिवेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि अधिवेशन क्या नई चीज़ आ गई। तो ये है बैठक, जो बैठक बुलाते हैं कार्य करने के लिए, जो बैठक बुलाते हैं उन्हें ही क्या बोलते हैं, अधिवेशन बोलते हैं। तो लोकसभा के अंदर, लोकसभा व राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए हुए स्थगित किए जाते हैं। कि इनके अधिवेशन कब इनकी बैठक होगी या कब इनके अधिवेशन बुलाए जाएंगे, इन सब का निर्णय कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। दोनों का, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, दोनों का अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाएगा और उसको समाप्त भी किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा है। तो इसमें मैंने लिखा है लोकसभा और राज्यसभा में समान है। तो यही ये लाइन मत लिख देना, लोकसभा और राज्यसभा में अगर कोई पूछ ले तो ये मत बता देना। तो ये सेम आएंगे, अधिवेशन में लोकसभा का और राज्यसभा दोनों का सेम होता है। तो लिखना ये है, लोकसभा व राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए हुए स्थगित किए जाते हैं। ये मत कर देना कि सर जी ने ये बताया था कि लोकसभा व राज्यसभा में समान ही। ये तो मैंने इसके जो यहाँ लिखा हुआ है ना उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, कि राष्ट्रपति इनका अधिवेशन बुलाता है और राष्ट्रपति इनको क्या करता है, स्थगित करता है। और लास्ट का टॉपिक आता है पदाधिकारी। क्या आता है, पदाधिकारी। अब इसमें लोकसभा के अंदर जो पदाधिकारी होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। और इनका निर्वाचन, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्षों का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष व एक को उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचन करते हैं। कि जो लोकसभा के सदस्य चुनकर जाते हैं उन्हीं सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है और एक को उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। ये होते हैं इसके पदाधिकारी। अब इसमें सभापति, जो राज्यसभा के जो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होते हैं उन्हें सभापति व उपसभापति के नाम से जाना जाता है। तो सभापति जो होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। कि जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। ये पदेन सभापति होता है। क्या होता है, पदेन सभापति। कि जो उपराष्ट्रपति पद पर होगा, जो उपराष्ट्रपति पद पर होगा वह क्या होगा, राज्यसभा का सभापति होगा। कि ये पदेन सभापति होता है। जिस उपराष्ट्रपति पद पर जिसका निर्वाचन हो जाता है वह राज्यसभा का सभापति हो जाता है। उपसभापति के रूप में ये जो राज्यसभा के सदस्यों के रूप में जो चुनकर आते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के रूप में जो चुनकर आते हैं
उन सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति के रूप में निर्वाचन किया जाता है। किसी एक का उपसभापति के रूप में क्या कर लिया जाता है, निर्वाचन कर लिया जाता है। अब इसमें हम एक चीज़ देखेंगे कि कार्यकाल जब हमने देखा था तो कार्यकाल देखो, राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष, और यहाँ सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है। तो दिमाग आ जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो इसका भी 6 वर्ष का होगा। नहीं, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, क्योंकि वह क्या होता है, उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। जैसे ही उपराष्ट्रपति के पद से हटता है तो वह सभापति के पद से भी हट जाता है। जो नया उपराष्ट्रपति बनता है वही क्या हो जाता है, सभापति। तो इसका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होने की वजह से राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल भी क्या होता है, 5 वर्ष। उपसभापति का कार्यकाल पूछेंगे तो वही 6 वर्ष आएगा। उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का, क्योंकि यह क्या होता है, राज्यसभा का सदस्य ही होता है। तो ठीक है, ये आपका छोटा सा टॉपिक था। आगे संसद के कार्य एवं शक्तियों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, और इसमें जो भी आपको सजेशन देना है वो कमेंट बॉक्स में दे दें। जो भी आपको कमियां लगी बताइए, अगले वीडियो में मैं उनमें क्या करूँगा, सुधार करूँगा। थैंक यू।